ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? ठीक है, तो जो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है, जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टॉर्क। जैसे आप ऐसे समझो, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये एक फोर्स लग रहा है एफ, और ये ऑब्जेक्ट मान लिया पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट ओ, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने के लिए फ्री है, ठीक है, इस पॉइंट ओ के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो इस फोर्स का जो रोटेटिंग इफेक्ट होगा, जो टर्निंग इफेक्ट होगा, उसको हम कहते हैं टॉर्क। और ये डिफाइन कैसे है टॉर्क? तो किसी भी फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा होगा एट पॉइंट अबाउट पॉइंट ओ, किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट, तो वो होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क की जो डेफिनेशन होती है वो होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब आर क्या है, एफ क्या, वो समझो आप। जैसे मान लिया यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, तो आर क्या होगा, तो आर होता है उस फोर्स का पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क फाइंड कर रहे हो। आप ऐसे समझो, जैसे मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, और मान लिया इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट क्या फाइंड करना है, टॉर्क, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ओ है, तो पॉइंट जो फोर्स का पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, तो वो कुछ ये होगा, जो ये वेक्टर होगा इसको बोलेंगे हम वेक्टर आर। ये है क्या, यह पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर और ये हो गया एफ, ठीक है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, तो टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ, क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ, ठीक है। अब जरा आप देखो आर साइन थीटा क्या है, पहले ये बताओ थीटा क्या है। तो थीटा ये जो एंगल है वो है आर और एफ, वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच में एंगल है, ठीक है। तो अगर यहाँ अगर हम देखेंगे तो वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच में एंगल, तो आर को आपने आगे बढ़ाया, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये होगा आपका थीटा, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तब होता है जब दोनों वेक्टर्स क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये है एफ और ये क्या होगा आपका आर, तो ये एंगल क्या होगा आपका थीटा, ठीक है, क्लियर। तो आर और एफ के बीच में ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। फिर मैंने आर के साथ साइन थीटा ले लिया और एफ को अलग रखा है, ठीक है। तो अब ये आर साइन थीटा क्या है वो आप देखो जरा। अगर हम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे एक्सटेंड करें तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये डॉटेड लाइन बनाई है, एकदम स्ट्रेट नहीं बन पाई है, लेकिन ये जो है ये क्या है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब जरा देखो इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, तो ये जो ऊपर लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, आर, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी आर साइन थीटा, ठीक है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, आर साइन थीटा। तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है आप ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, और कहाँ तक, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ये ऑब्जेक्ट है और ये ओ पॉइंट के अबाउट हिंज है, यानी ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है ये, और इधर से फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन और इधर से फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, ठीक है। इसकी लेंथ जो दी है ये दी है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें आपको फाइंड करना है कि ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, ये फाइंड करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे 15 न्यूटन का, फिर ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे 25 का। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो उन्हें ऐड कर देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 15 न्यूटन का जो टॉर्क है मान लिया उसे कह दिया टाउ 1, और 25 न्यूटन का जो टॉर्क होगा उसको कह दिया टाउ 2। तो टाउ 1 कितना होगा, टाउ 1 होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है, फोर्स 15 न्यूटन है, तो फोर्स की अगर लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करेंगे तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और इस पॉइंट से फोर्स पे क्या ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ आएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो फोर्स है 15 न्यूटन और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर टोटल। तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1। तो ये टॉर्क हो गया आपका 1.5, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी,
तो ओ पॉइंट के अबाउट आप देखो, अगर ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लें एक मोमेंट के लिए, मान लें फिक्स है, तो इस 15 न्यूटन की वजह से ये ऑब्जेक्ट किस तरफ रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, कैसे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस 15 न्यूटन की वजह से ये ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज अगर जब मूवमेंट होता है तो वो जो टॉर्क होता है वो इनवर्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस पॉइंट के आउट टॉर्क फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट को एक मोमेंट के लिए फिक्स कर लो और उस पॉइंट के अबाउट देखो कि ऑब्जेक्ट किस तरफ रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, उस फोर्स की वजह से, उस टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो अगर रोटेशन आपका क्लॉकवाइज होने की टेंडेंसी हो तो इसका मतलब टॉर्क इनवर्स डायरेक्शन में होगा, और रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज होने की टेंडेंसी हो तो टॉर्क मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस केस में रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो इनवर्स है। क्लियर। अब जरा 25 न्यूटन का टॉर्क फाइंड करें, टाउ टू कह दिया है उसको, तो वो भी हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। फोर्स की लाइन को आगे या पीछे एक्सटेंड करने से ये जो बनती है इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और इस पर भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर पुट करेंगे इस पर, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये टोटल 20 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो टाउ टू फोर्स कितना है 25 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 10 सेंटीमीटर यानी 0.1। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल गया आपको 2.5 और यूनिट होती है इसकी न्यूटन इंटू मीटर। अब जरा इसकी डायरेक्शन देखें, तो जरा ओ पॉइंट के आउट फिक्स करो एक मोमेंट के लिए, और फिर जरा देखो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप ये फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब ये टॉर्क भी कहाँ है आपका, इनवर्स डायरेक्शन में। अब ये दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया होता। तो अब नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, टाउ नेट, तो हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.0 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये इसमें भी टॉर्क फाइंड करना है आपको। तो इस क्वेश्चन में ये एक डिस्क है और डिस्क में 3 फोर्सेज लग रहे हैं, ऊपर से लग रहा है 6 न्यूटन, इधर टेंजेंशियली लग रहा है 8 न्यूटन और इधर एक फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन, ठीक है। और डिस्क की रेडियस दी आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस डिस्क पे इन सारे फोर्सेज की वजह से ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे हम, इस फोर्स का टॉर्क फाइंड करेंगे, फिर इस फोर्स का टॉर्क फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। जो जो सेम डायरेक्शन में होंगे उनको ऐड कर देंगे, जो जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। मान लिया इसका टॉर्क है टाउ 1 और मान लिया इसकी वजह से टॉर्क जो लग रहा है वो है टाउ 2 और इसकी वजह से टॉर्क लग रहा है वो है टाउ 3। तो सबसे पहले टाउ 1 फाइंड करते हैं, टाउ 1 कितना होगा, ठीक है। तो ये फोर्स है और फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उसी पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये उसी पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट आप क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, टॉर्क। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, 0। क्लियर। तो 6 न्यूटन का जो टॉर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट में से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है। क्लियर। अब सेकंड का फाइंड करते हैं, टाउ 2। तो फोर्स है 8 न्यूटन और फोर्स की यही लाइन ऑफ एक्शन है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दी है ये आपको 8 सेंटीमीटर। तो फोर्स है 8 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.08, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 0.64 और यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्शन अब जरा देखो, ओ पे फिक्स करो और ये 8 न्यूटन फोर्स लगाओ तो डिस्क कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे फोर्स लगाओगे तो डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड्स, ठीक है। अब जरा टाउ 3 फाइंड करते हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना लग रहा है 36 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, ये जो डॉटेड लाइन बनी है यही फोर्स की क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस ओ पॉइंट से उस लाइन पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर आपकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। कितनी होगी ये, तो रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर और ये एंगल कितना है 30, तो ये हो जाएगा 8 sin 30, 8 sin 30। sin 30 कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो टॉर्क टाउ 3 फाइंड करते हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है 36
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई है, तो 8 sin 30 हाफ होता है, हाफ पुट करेंगे तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी 0.04 मीटर्स में कन्वर्ट किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन 144 और 1.44 न्यूटन इंटू मीटर, इतना टॉर्क है। अच्छा, डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी इसकी कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो अगर आप फोर्स यहाँ लगाओगे और ओके अबाउट फिक्स रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, ओके अबाउट फिक्स करो इसको और यहाँ से फोर्स लगाओ, तो ये डिस्क कैसे रोटेट करने की कोशिश रखती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाओगे तो ये कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये टॉर्क कहाँ है आपका, इनवर्स। तो नेट टॉर्क जो होगा टाउ नेट, तो ये है इनवर्स, ये है आउटवर्ड्स, और उसका कितना है 0। ठीक है, तो ये वाला नेट में ज़्यादा है तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं। माइनस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में। तो 1.44 माइनस 0.64, तो ये आ जाएगा 0.0, और ये 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.80 न्यूटन इंटू मीटर। और ये जो नेट टॉर्क आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इनवर्स। इनवर्स वाला ज़्यादा था आपका। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, एक बार है, एक रॉड है, और उसका वेट दिया है mg, और वो रेस्ट कर रही है दो कॉन्टैक्ट सपोर्ट्स पे। ठीक है, दो सपोर्ट्स हैं, एक सपोर्ट है a और एक सपोर्ट है b, इन दोनों के ऊपर रखी हुई है रॉड। ठीक है, और वो उसके ऊपर रेस्ट कर रही है, और लेंथ टोटल लेंथ l है, और ये जो सपोर्ट्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है इधर उधर। यहाँ से सेंटर ऑफ मास से इस तरफ कितनी डिस्टेंस पे L1, और दूसरा जो सपोर्ट है वो सेंटर ऑफ मास से इस तरफ कितनी डिस्टेंस पे L2। ठीक है, तो आपसे पूछा ये गया है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बार बाय द सपोर्ट्स। ये दोनों सपोर्ट्स बार पे कितना फोर्स लगाएंगे। तो मैंने मान लिया इधर से जो सपोर्ट ने बार पे फोर्स लगाया मान लिया वो है R1। ठीक है, इधर से जो बार ने फोर्स लगाया है, सॉरी बार पे फोर्स लगाया सपोर्ट ने, वो मान लिया कितना है R1। ठीक है, और जो इधर से सपोर्ट पे फोर्स लगाया है तो ये जो फोर्स लगाया है ये मान लिया है R2। ये मान लिया कितना है R2। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझो, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, नहीं समझना, अगर कोई सिस्टम आपका, कोई सिस्टम का पार्ट अगर कोई रेस्ट में, तो रेस्ट का मतलब होता है दो तरह के इक्विलिब्रियम होंगे। एक तो वहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, एक वहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ना ये ट्रांसलेट कर रहा है ना ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, 0। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाता है तो समझ लेना वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और अगर किसी सिस्टम पर अगर कोई सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर क्या चीज़ 0 होगी, नेट टॉर्क 0 होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट कहीं से भी निकालो नेट टॉर्क कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी है। ना ये मूव कर रहा है, ना ये ट्रांसलेट कर रहा है, ना ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमें मिल जाएगी नेट फोर्स 0 की, और दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें नेट टॉर्क 0 की। तो नेट फोर्स 0 की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन कितना फोर्स लग रहा है, तो वो लग रहा है R1 प्लस R2, और वही किसके बराबर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स है mg, इक्वेशन 1। ठीक है, अब रोटेशन इक्विलिब्रियम की, तो नेट टॉर्क कितना होगा 0। तो किस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो मान लीजिए ए के अबाउट निकाल लेते हैं। ए के अबाउट नेट टॉर्क फाइंड करते हैं, और वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ए के अबाउट फाइंड करते हैं टॉर्क अबाउट ए। तो अब जरा आप देखो, अगर आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करोगे, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड कर रहे हो, तो R1 तो वहीं से पास कर रहा है, तो R1 का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सिर्फ mg का टॉर्क होगा और R2 का टॉर्क होगा। तो mg का टॉर्क कहाँ होगा, वो होगा क्लॉकवाइज सेंस में। mg की वजह से ये किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में। तो वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L1। ठीक है, और ये किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा, R2 की वजह से किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ए पॉइंट के अबाउट। तो ए पॉइंट को फिक्स करो और R2 फोर्स लगा के देखो किस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो उसको मैंने क्या कह दिया, नेगेटिव। एक को पॉजिटिव कह दिया, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह दिया तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहना पड़ेगा, नेगेटिव। तो वो कितना हो जाएगा, R2 इंटू इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R2 के लिए, तो ये है L1 और ये L2, तो टोटल लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2। ठीक है, और ये सब कुछ होगा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो R2 आपका आने वाला है, तो वो आ जाएगा mg L1
अपॉन L1 प्लस L2, ये आ जाएगा R2। R2 की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे यहाँ पे, तो क्या निकल आएगा आपको R1, ठीक है। और R1 आने वाला है वो आएगा आपका mgL2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सिस्टम रेस्ट में ना ट्रांसलेट कर रहा है ना रोटेट कर रहा है, तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। और नेट टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर सकते हो, ठीक है।